हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक सीरीज चला रहे हैं 1000 MCQ का। आज का जो है टॉपिक नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 टॉपिक पर वीडियो भी बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो 1000+ MCQ का सीरीज है वो सभी प्रकार के आपको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हम जो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं और उसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व कराते हैं। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति से है। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शानदार तरीक़े से सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी बताऊंगा, आप उसे चाहे तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आइए देख ही लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 12 है, ठीक है। और इससे पहले हम 11 टॉपिक पर जो वीडियो बनाए हैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिए। टॉपिक का नाम रहेगा आज का इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति। बात हुई प्रदीप्ति की तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम MCQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रदीप्ति का डेफिनेशन हम इस तरह से इसे बोल सकते हैं, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को, उस तल को हम प्रदीप्ति कहते हैं, ठीक है। और प्रदीप्ति को हम ई से डिनोट करते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और ई बराबर जो होता है F/A होता है, तो ये भी सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब शानदार तरीक़ा से MCQ को सॉल्व करते हैं। बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको भी मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ दिया है कि प्रदीप्ति का जो मीट्रिक इकाई होती है क्या होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रदीप्ति का यूनिट आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लक्स, दूसरा ऑप्शन है लुमेन, तीसरा ऑप्शन है कैंडल और चौथा ऑप्शन है लुमेन प्रति वाट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ यानी क के साथ चला जाएगा, ठीक है। लुमेन जो होती है वो प्रदीप्ति अभिवाह की यूनिट होती है और ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण एक डाटा दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स वगैरह में भी इसे लिख लीजिएगा और सारे डाटा को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है किसी मानक बल्ब की कैंडला पावर में होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0.201 वाट, दूसरा ऑप्शन है 0.2001 वाट, तीसरा ऑप्शन है 0.0210 वाट और चौथा ऑप्शन है 0.010210 वाट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन भी ए के साथ चला जाएगा यानी कि क के साथ चला जाएगा, ठीक है। किसी भी मानक का जो कैंडला पावर होती है वो 0.201 वाट होती है। तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्न में से लेबर्ट का नियम और व्युत्क्रम का नियम का संयुक्त समीकरण है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया यहाँ पर लेबर्ट और व्युत्क्रम का दोनों जो नियम है वो प्रदीप्ति के ही नियम है। इस दोनों नियम का संयुक्त समीकरण क्या होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ई समानुपाती 1/d², दूसरा ऑप्शन है ई समानुपाती cos थीटा, तीसरा ऑप्शन है ई समानुपाती I/d² cos थीटा और चौथा ऑप्शन है
ई समानुपाती आई बटा कॉस थीटा। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी कि ग के साथ चला जाएगा। लेबार्ट का नियम और व्युत्क्रम नियम दोनों का जो संयुक्त रूप होता है ई समानुपाती आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा होता है। तो थोड़ी सी हम आपको लेबार्ट के नियम के बारे में बता देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी तल पर पड़ने वाली प्रदीप्ति का मान ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी के साथ हम चूज किए, तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों जो नियम है, लेबार्ट लॉ और व्युत्क्रम का नियम, ये दोनों इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति से संबंधित हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया निम्न में से किस विधि में अपेक्षाकृत अधिक चमक उत्पन्न होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में, तीसरा ऑप्शन है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में सबसे अत्यधिक चमक उत्पन्न होती है। तो चौथा का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज किए। और इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण डाटा आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। प्रकाश की व्यवस्था एवं फर्श पर पहुँचने वाले प्रकाश की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में 90%, अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में 60 से 90%, और अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में 10%, और अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में 10 से 40%। तो ये महत्वपूर्ण डाटा को आप ध्यान में रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न में से किस विधि में छाया पैदा नहीं होता है, यानी कि आपको कौन सा प्रदीप्ति अवस्था में छाया नहीं बनता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति अवस्था में, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रदीप्ति अवस्था में, तीसरा है सामान्य प्रदीप्ति अवस्था में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति अवस्था में छाया नहीं बनता है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पांचवा का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सोडियम वेपर लैंप का आयन विभव कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5.12 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 6.2 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 6.76 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 7.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सोडियम वेपर लैंप का आयन विभव जो होता है 5.12 वोल्ट होती है। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ये दोनों जो लैंप होती हैं गैस डिस्चार्ज लैंप होती है। बात हुई है सोडियम वेपर लैंप की, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं आपको। सोडियम वेपर लैंप का अगर कार्यकारी आयु पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा 3500 घंटा होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम वेपर लैंप का जीवन अवधि काल कितना होता है, तो 3500 घंटा। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो इसका आयन विभव 5.12 वोल्ट और कार्यकारी आयु या जीवन काल अवधि बोल सकते हैं इसको 3500 घंटा होती है। तो छठा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है टंगस्टन तंतु लैंप का आउटपुट निर्भर करती है, यानी कि जो टंगस्टन का जो हम तंतु बनाते हैं उसका आउटपुट किस पर निर्भर करेगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कांच के बल्ब के आकार पर, दूसरा ऑप्शन है तंतु के ताप के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है लैंप के आकार के आधार पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
तंतु के ताप के आधार पर इसका आउटपुट निर्भर करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ताप होगा उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट में प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो 7वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, गैस से भरी टंगस्टन लैंप का प्रचलन के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1035 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 2300 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 1500 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो गैस से भरी टंगस्टन लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है वो 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन में यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, और बात हुई है टंगस्टन की, तो इसका थोड़ी सी गलनांक के भी बारे में बता देते हैं। इसकी गलनांक जो होती है 3422 डिग्री होती है। हालांकि इसका आंकड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जाता है, 3480 भी मिलेगा ऑप्शन में, 3450 भी मिलेगा, 3400 भी मिलेगा, 3422 भी मिलेगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसे चयन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका उपयोग हम बल्ब के फिलामेंट बनाने में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में और मरकरी वेपर लैंप में उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किया। 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का क्या कार्य होता है। तो चौक जो लगाते हैं उसका क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग हेतु उच्च वोल्टेज प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग हेतु निम्न वोल्टेज प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा को सीमित करता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाए। चौक का जो कार्य होता है विद्युत धारा को सीमित करना, सीमित मात्रा में आगे भेजना, तो राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, सोडियम वेपर लैंप का औसत जीवन अवधि कितना होता है। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं कि सोडियम वेपर लैंप का जो जीवन अवधि होता है 3500 घंटा होता है, लेकिन 3500 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 3000 घंटा राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण डाटा आपको बता देते हैं। अगर आपसे कार्बन फिलामेंट लैंप का पूछेगा तो उसकी जो अवधि काल होता है 600 से 800 होता है। ठीक है, किसका? कार्बन फिलामेंट लैंप का। इसके अलावा अगर फिलामेंट लैंप का पूछेगा, ओनली फिलामेंट लैंप का, तो 1000 घंटा। ठीक है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब का अगर पूछेगा तो 5000 घंटा होता है, 5000 से लगभग 7500 तक, लेकिन यह डाटा आप 5000 तक ही रखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण डाटा को ध्यान में रखिएगा। सोडियम वेपर लैंप का 3500 या 3000 ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, और एक कार्बन फिलामेंट लैंप का है, ये मरकरी वेपर लैंप का 5000 से 7500, और ये फिलामेंट लैंप का 1000 घंटा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, नियॉन साइन ट्यूब का कार्य सिद्धांत क्या है। यानी कि जो नियॉन साइन ट्यूब होता है वो किस कार्य के सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रदीप्ति के प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है गैस विसर्जन के प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है फोटो विद्युत उत्सर्जन के प्रभाव पर, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जन के प्रभाव पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नियॉन साइन ट्यूब का जो कार्य सिद्धांत होता है गैस विसर्जन के प्रभाव पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 12 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लाल रंग की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 2.2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 2.1 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.8 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 1.6 वोल्ट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1.8 वोल्ट होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण हम डाटा आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया गया है, आप इसे अपने नोट्स वगैरह भी ज़रूर लिख लीजिएगा और सारे डाटा को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है अभी CCL का फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला में, ठीक है। पूछा गया था कि 240 वोल्ट के सप्लाई में 6 वोल्ट के बल्ब का कार्य करने के लिए कितने बल्ब की ज़रूरत होगी। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 30 है, दूसरा 32 है, तीसरा ऑप्शन 40 है और चौथा ऑप्शन 50 है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 14 का C के साथ चूज करेंगे। 40 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी, तो राइट ऑप्शन C के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15, 16 दो न्यूमेरिकल है, आपको हम इसको बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 1500 कैंडल पावर के स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह का प्रदीपन कितना होगा, जबकि कोण का मान जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो कोजिया के नियम से जो हम फार्मूला प्राप्त किए थे उसी नियम से यहाँ पर बनेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा आपको बता देते हैं। E बराबर जो होता है I बटा d² cos थीटा होता है, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ पर लिख दीजिएगा। cos थीटा का मान यहाँ पर 45 दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है 500 कैंडल पावर, ठीक है। और डिस्टेंस दो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका मान हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब I का वैल्यू लिखिएगा तो 500 हो जाएगा और D का स्क्वायर, तो D का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, गुने 50 से इसको मल्टीप्लाई 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री का मान जो है 45 डिग्री है थीटा का मान। तो इसको जब कैलकुलेशन करके जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 3.5 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन था, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं और यह भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 250 वोल्ट का एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध का मान 625 है, तो धारा का मान एम्पियर में और शक्ति का मान वाट में आपको गणना करना है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर I बराबर फार्मूला होता है V बटा R। तो V का मान कितना है, तो V का मान 250 बटा 625 हो जाएगा और जब भाग दीजिएगा 625 में 250 का तो 0.4 हो जाएगा। पावर का मान भी ज्ञात करना होगा, तब हम इसको आसानी से चूज कर पाएंगे। तो P बराबर फार्मूला होता है V² बटा R। तो V का मान कितना है 250 है और R का मान कितना है 625 है। तो 250 गुने 250 करेंगे और बटा में 625 यानी कि 100 वाट। राइट ऑप्शन हम B के साथ चूज कर लेंगे। इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 16 का राइट ऑप्शन B के साथ चला गया। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ITI से संबंधित विभिन्न तरह के टेक्निकल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ITI में नामांकन लिए हैं, उनके लिए भी यह क्वेश्चन रामबाण साबित होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।